हेलो फ्रेंड्स, विनोद सर्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लास्ट टाइम की तरह ही हमारी आर्ट्स एंड कल्चर की लास्ट 3 इयर्स करंट अफेयर सीरीज ही जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटीज एंड इवेंट्स, अर्थात व्यक्तित्व और घटनाएं। फ्रेंड्स, आज भी हमारे वीडियो लेक्चर का पैटर्न सेम रहेगा। मैं बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और उसमें जो भी हाइलाइटेड टेक्स्ट है लाल कलर में, वो आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके थोड़ा नॉलेज जुटाना होगा। दूसरी मेन चीज़, मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेक्स्ट मटेरियल, ये जो भी वीडियोस की स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ये आप लोग बाकायदा अपनी नोट्स में लिखेंगे। अर्थात इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सुनने से कोई एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। तीसरी बात, जो भी स्लाइड्स के बाद होमवर्क दिया हुआ है वो भी आप पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक सेलिब्रेटेड। बाबा गुरु नानक जी की 550वीं जयंती मनाई गई। बाबा गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी गांव में। यह शहर वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। यह वहां पाकिस्तानी पंजाब के राज्य में मौजूद है। वहां सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ननखाना साहिब। बाबा गुरु नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालू और उनकी माताजी का नाम था माता तृप्ता। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था नानकी। गुरु नानक के बाद भाई लहना अगले गुरुजी बन गए और उन्होंने गुरुदेव अंगद का नाम धारण किया। गुरु नानक पर लिखी गई कई जीवन साहित्य लेखनियां मौजूद हैं। इन सभी को जन्म सखी कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जिसमें शामिल हैं तिब्बत, मक्का, अयोध्या, सुमेरु, अचल बाटला, मुल्तान, वेटिकन, जेरूसलम, अजरबैजान, सूडान इत्यादि। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में बाबा गुरु नानक देव जी का फोटो देख सकते हैं। अन्य जानकारी, बाबा गुरु नानक ने अपने जीवन काल के दौरान करतारपुर में डेरा बाबा नानक की स्थापना की थी। उनके फॉलोअर्स साथ में मिलकर भोजन किया करते थे। इस प्रथा को आज लंगर कहते हैं। उन्होंने भक्ति, भजन, कीर्तन और मेडिटेशन के लिए धर्मशाला की स्थापना की। इन्हें आज गुरुद्वारा कहा जाता है। अगले गुरु बाबा अंगद सिंह जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का निर्माण किया और बाबा नानक जी के लेखनों को और अधिक विस्तृत किया। अगले 3 गुरुओं ने विभिन्न संतों के प्रवचनों को अपने लेखनों में शामिल कर लिया, जैसे कि शेख फरीद, संत कबीर और भगत नामदेव। फाइनली 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया। श्री हरमंदिर साहिब की संरचना रामदासपुर में की गई। इसके लिए जो जमीन थी वो बादशाह अकबर ने ग्रांट की थी। गुरु रामदास जी के दौरान गोल्डन टेम्पल को पूरा किया गया। बाबा गुरु नानक जी ने हमेशा मोनोथीज्म पर जोर दिया, अर्थात एक परमेश्वर की आराधना। उनका मानना था कि जाति, मजहब, संप्रदाय, लिंग, भाषा और नस्ल किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधा नहीं है। मनुष्य को हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए अपने विचारों, व्यक्तित्व और साधना में। इन्हें आज नाम जपना, कीर्त करना और वंद छकना कहा जाता है। इस 550वीं जयंती को मनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस कॉरिडोर से पाकिस्तान में बसे करतारपुर के दरबार साहिब को डायरेक्टली जोड़ा जाएगा भारत में बसे
डेरा बाबा नानक से, जो वर्तमान गुरदासपुर में मौजूद है। इससे उम्मीद की जा रही है कि ऐसे कल्चरल इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरेंगे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप जरा पॉज करके देखिए कि ये इसका कॉरिडोर का रोड मैप कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर है वो रवि नदी से होकर गुजरता है। दूसरे फोटोज में आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो करतारपुर साहिब है उसका जनरल प्लान कैसा है। तीसरे, चौथे और पांचवें फोटोज में आप ये देख सकते हैं कि वर्तमान में जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको दूरबीन के जरिए करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते हैं। पांचवें फोटो में आप डेरा बाबा नानक को देख सकते हैं जो वर्तमान में गुरदासपुर में मौजूद है। अब इस कॉरिडोर के चलते ये होगा कि सिर्फ दूरबीन से नहीं, लोग चलकर इस कॉरिडोर से जा पाएंगे और करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएंगे। आज का सेकंड टॉपिक है जूलॉजिकल गार्डन इन गोरखपुर टू बी नेम्ड आफ्टर अशफाकुल्ला खान। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का नाम अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा। अशफाकुल्ला खान भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया था। यह कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई थी। अशफाकुल्ला खान का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। यह शहर वर्तमान उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है। अशफाकुल्ला खान और बाकी यंग रेवोल्यूशनरीज जो थे वो सभी के सभी किसी जमाने में महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे। हालांकि जब चौरी चौरा कांड के बाद इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद करवा दिया तो इसके बाद उनका नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज में उनका जो विश्वास है वो खत्म सा हो गया और इसी के बाद उन्होंने रेडिकल मेथड्स अपनाए। अशफाकुल्ला खान उर्दू और हिंदी में कविताएं करते थे। उनकी कलम का नाम था वारसी और हजरत। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल आगे चलकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप शहीद अशफाकुल्ला खान का फोटो देख सकते हैं। इन्हें काकोरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के कारण इन्हें सजाए मौत दे दी गई। आपके सामने इस स्लाइड में गोरखपुर जूलॉजिकल पार्क का फोटो है। इसे ही शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम से सुसज्जित किया जाएगा। अन्य जानकारी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1925 में द रेवोल्यूशनरी नाम से एक मैनिफेस्टो जाहिर किया। इनका भारत में फेडरल रिपब्लिक घोषित करने का प्लान था और ये सभी इनका जो फंडामेंटल बेस था वो था समाजवाद अर्थात सोशलिज्म। अगस्त 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और 10 अन्य क्रांतिकारियों ने काकोरी एक्सप्रेस को लूट लिया। इसमें रखे हुए सारे पैसे को उन्होंने लूटा और फरार हो गए। इस पैसे से उन्होंने हथियार और गोला बारूद खरीदा जिससे वे सभी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र रूप से आंदोलन छेड़ सकें। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक चली और फिर 1.5 साल के बाद कोर्ट कचहरी का केस चलने के बाद अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को सजाए मौत हो गई। अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद हो गई और वे पूरी जिंदगी काला पानी जेल में कैद रहे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में अन्य जानकारी देख सकते हैं। काकोरी डकैती की प्रॉपर तारीख थी 9 अगस्त 1925। काकोरी एक्सप्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। इसमें 8,000 नकद रुपए रखे हुए थे। आज के जमाने में यह राशि तकरीबन 8 करोड़ के आसपास होगी। इसमें यह सभी क्रांतिकारी शामिल थे।
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल। बिस्मिल, लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला को सजाए मौत हो गई। आप इन 4 क्रांतिकारियों के फोटो देख सकते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा हो गई। बाकी लोगों को 3 से 14 साल की जेल हुई। आज का थर्ड टॉपिक है ASI टू लोकेट द ग्रेव ऑफ प्रिंस दारा शिको। शहजादे दारा शिको की कब्र की तलाश करेगी ASI। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से शहजादे दारा शिको की कब्र का पता लगाने को कहा है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कब्र हुमायूं के मकबरे के आसपास ही कहीं मौजूद है। दारा शिको दरअसल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने दारा शिको को शहजादा-ए-बुलंद इकबाल का दर्जा दिया था। दारा शिको 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ हार गए थे। एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श थे और दूसरी तरफ दारा शिको और किशनगढ़ के शासक रूप सिंह राठौड़ थे। माना जाता है कि दारा शिको एक बहुत ही आजाद ख्यालों वाले इंसान थे। उनकी सोच बहुत ही लिबरल थी, अर्थात उदारवादी थी। उन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं में समानता खोजने की कोशिश की और समाज में सौहार्द पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप बादशाह शाहजहां और प्रिंस दारा शिको को देख सकते हैं। दूसरे फोटो में उनकी हाफ पोर्ट्रेट मौजूद है। अन्य जानकारी: दारा शिको ने श्री भगवत गीता और कई उपनिषदों को संस्कृत से फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया। उन्होंने इस ट्रांसलेशन को नाम दिया सिर-ए-अकबर, अर्थात सबसे बड़ा रहस्य। इस किताब में उन्होंने ऐसा साबित किया है कि कुरान और उपनिषदों का संदेश बिल्कुल समान है। उनकी एक दूसरी पुस्तक थी मजमा उल बहरीन। इस किताब में उन्होंने सूफी और वैदांतिक सिद्धांतों को समान बताया है। उनके द्वारा बनाया गया दारा शिको एल्बम, जिसमें कई खूबसूरत पेंटिंग्स और कैलीग्राफी है, वो उन्होंने अपनी पत्नी नादिरा बेगम को पेश किया था। वे आलीशान इमारतों के कदरदान थे। उन्होंने कई सारी बेहतरीन इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि परी महल, मियां मीर दरगाह, अखुन मुल्ला मस्जिद, दारा शिको लाइब्रेरी, नादिरा बेगम मकबरा इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि वे बिल्कुल ऑपोजिट थे औरंगजेब के। जहां एक तरफ औरंगजेब बहुत ही जालिम और कट्टरवादी शहंशाह था, वहीं दारा शिको बहुत ही उदार और प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील किस्म के बादशाह साबित होते संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए। इटालियन ट्रैवलर निकोलो मनुची ने अपनी किताब ट्रैवल्स ऑफ मनुची में दारा शिको की मृत्यु का विवरण दिया है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप प्रिंस दारा शिको और उनके टीचर बाबा मियां मीर का फोटो देख सकते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है 500th डेथ एनिवर्सरी ऑफ संत कबीर ऑब्जर्व्ड। संत कबीर की 500वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कबीर जी का जन्म 1440 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। कबीर जी ने हमेशा निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस किया, अर्थात किसी भी प्रकार के स्टैचूज, आइडल्स, फोटोग्राफ्स की भक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हर धर्म, हर मजहब के जो रूढ़िवादी एलिमेंट्स हैं, जो पुराने ख्यालात वाली जो सोच है, उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया। कबीर जी के जो गुरु थे, उनका नाम था स्वामी रामानंद जी। आगे चलकर कबीर जी के जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी उनके भक्त थे, वे आगे चलकर कबीर पंथ
बन गए। इसे संत मत संप्रदाय भी कहा जाता है। उनके फॉलोअर्स में हिंदू मुसलमान बराबर थे। उन्होंने दो फेमस प्रिंसिपल्स का लोगों में ज्ञान दिया। पहला था जीवात्मा और दूसरा प्रिंसिपल था परमात्मा। कबीर जी के बहुत सारे लेखन मौजूद हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लेखन है बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ इत्यादि। उनके इन्हीं लेखनों को आगे चलकर और प्रचलित किया उनके दो सबसे मशहूर फॉलोअर्स ने। एक का नाम था स्वामी भगवदास जी और दूसरे का नाम था स्वामी धर्मदास जी। उनके जो गाने थे उनको और आगे लोगों में प्रचलित किया क्षिति मोहन सेन ने। इनके कई गानों को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप संत कबीर जी के दो पेंटिंग्स देख सकते हैं। अन्य जानकारी, कबीर जी का जन्म एक ब्राह्मण माता से हुआ था, लेकिन उनका बचपन में ही त्याग कर दिया गया था। उनकी परवरिश फिर एक मुसलमान परिवार में हुई। फारसी किताब दाबिस्ताने मज़ाहिब में कहा गया है कि बाबा कबीर एक बैरागी थे। उनके गुरुजी का नाम था रामानंद जी। वे एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और उनके परमेश्वर श्री राम थे। कुछ लोगों का कहना है कि वे आजीवन अविवाहित रहे, हालांकि कुछ का यह मानना है कि वे विवाहित थे और उनके दो बच्चे थे। उनके गीत और कीर्तन कई महाग्रंथों में मौजूद है, जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा कबीर के दोहे बहुत मशहूर हैं। आप उनके कुछ दोहे जरूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कई सारे फोटोज देख सकते हैं, जैसे कि संत कबीर समाधि, संत कबीर मज़ार, संत कबीर मठ, संत कबीर की कुछ मूर्तियां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाबा कबीर जी के दर्शन करते हुए, और पांचवें फोटो में आप संत कबीर मंदिर देख सकते हैं। ये सभी यूपी में हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है 125th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा's एड्रेस इन 1893 हेल्ड इन शिकागो। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के संबोधन की 125वीं वर्षगांठ। स्वामी विवेकानंद 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े भारतीय विद्वान थे। उनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। उन्होंने पश्चिमी जगत में योग और वेदांतवाद के विचारों का प्रचलन किया। 20वीं शताब्दी में सनातन धर्म के पुनरुद्धार का सबसे अधिक श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को ही दिया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बहुत बेहतरीन भाषण दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने की इन शब्दों से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार वो स्पीच ऑनलाइन जाकर जरूर पढ़िएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में कई सारे फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप स्वामी विवेकानंद जी को अपने अन्य साथियों के साथ बैठा हुआ देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा फोटो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से लिया हुआ है। यह 1893 में आयोजित किया गया था। और फोर्थ फोटो में आपको कई सारे पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफ्स नजर आ जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी के। अन्य जानकारी, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांतवाद सबसे बेहतरीन रूप से सनातन धर्म को एक्सप्लेन करता है। अनिल सुखलाल जी का कहना है कि विवेकानंद के
नव वेदांतवाद का विचार दरअसल माधवाचार्य जी के द्वैत और शंकराचार्य जी के अद्वैत का कॉम्बिनेशन है। विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य को सदैव यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हर आत्मा डिवाइन होती है, दिव्य होती है, और इसीलिए उसके जीवन का सबसे बड़ा यह टारगेट होना चाहिए कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे और अपनी आत्मा की दिव्यता को प्रकट करे। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 3 खूबसूरत फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है श्री रामकृष्ण मठ बेलूर का, दूसरा फोटो है श्री रामकृष्ण मठ चेन्नई का, और तीसरा फोटो है श्री विवेकानंद जी के स्टैचू का, जो वर्तमान उडुपी में न्यूली एस्टैब्लिश की गई है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ श्री रामानुजाचार्य टू बी अनवील्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में महर्षि रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची एक भव्य स्टैचू इंस्टॉल की जाएगी। इस स्टैचू के नीचे 108 दिव्य देशम मंदिर बनवाए जाएंगे। इस प्लान का बजट 1000 करोड़ होगा। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा। इस मूर्ति को पंचलोहा धातु से बनवाया गया है। इसमें शामिल हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और टाइटेनियम। श्री रामानुजाचार्य वैष्णववाद अर्थात विष्णु भक्ति करते थे। उनका जन्म पेरम्बुदूर में हुआ था। यह शहर वर्तमान तमिलनाडु में बसा हुआ है। उनके गुरुजी का नाम था महर्षि यादव प्रकाश जी। वे विष्णु भक्ति किया करते थे और दक्षिण में इस प्रथा को तमिल अलवर साधु भक्ति कहा जाता है। अन्य महान तमिल अलवर साधुओं में शामिल हैं श्री नाथ मुनि जी और श्री यमुनाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत की विचारधारा को समाज में प्रचलित किया। उनके शिष्यों ने शतयन्य उपनिषद किताब लिखी। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप श्री रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देख सकते हैं। ये भाद्रा वेदी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इस स्टैचू के नीचे आप कई सारे दिव्य देशम देख सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम के वरदराजा पेरुमल मंदिर में विष्णु भक्ति किया करते थे। उन्होंने सगुण भक्ति अर्थात मूर्ति पूजन को बहुत अधिक प्रचलित किया। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जिसमें मुख्यतः ये सभी किताबें शामिल हैं। पहली, वेदार्थ संग्रह, ये एक शॉर्ट समरी है चारों वेदों की। दूसरी, श्री भाष्य, जो कि ब्रह्म सूत्रों पे शॉर्ट कमेंट्री है। तीसरी, भगवत गीता भाष्य, यह भगवत गीता का सारांश है। उनके अन्य लेखनों में मौजूद हैं वेदांत दीप, वेदांत सार, गद्यत्रयम और नृत्य ग्रंथम। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 4 खूबसूरत फोटो देख सकते हैं। पहला फोटो है श्री रामानुजाचार्य जी का स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फोटो। दूसरा फोटो है वरदराजा पेरुमल स्वामी मंदिर का फोटो। तीसरा फोटो है रंगनाथ स्वामी मंदिर का फोटो। और फोर्थ फोटो में है तिरुपति बालाजी मंदिर। फ्रेंड्स, ये जो 3 मंदिर हैं, ये श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन काल से जुड़े हुए मंदिर हैं। श्री रामानुजाचार्य जी की विशिष्ट अद्वैत, श्री आदि शंकराचार्य जी की अद्वैत और श्री माधवाचार्य जी की द्वैत, ये तीनों सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफीज हैं। रामानुजाचार्य जी के अनुसार परमेश्वर ने ही इस संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण किया है अपने आप से, लेकिन परमेश्वर के पास ओमनिसेंट क्वालिटीज हैं, अर्थात विशिष्ट योग्यताएं हैं, जो कि हमारे पास नहीं हैं। परमेश्वर इसलिए विशिष्ट है। ये संसार और सभी जीवित और अजीवित प्राणी परमेश्वर के
बनाए हुए हैं और वे सभी परमेश्वर की तरह हैं, किंतु परमेश्वर फिर भी उन सबसे अलग है। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे और उनके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखे। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर विल सेट अप 8 म्यूजियम्स डेडिकेटेड टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। केंद्र सरकार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित 8 संग्रहालयों की स्थापना करेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 8 नए म्यूजियम्स का निर्माण किया जाएगा इन सभी राज्यों में: गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना और मणिपुर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 130 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और उतना ही अमाउंट इन म्यूजियम्स के डेवलपमेंट में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाएगा। एक नेशनल लेवल का ट्राइबल रिसर्च सेंटर और म्यूजियम को अलग से दिल्ली में सेटअप किया जाएगा और इसके लिए प्रपोजल नीति आयोग को भेज दिया गया है। सबसे बड़ा म्यूजियम सेटअप किया जाएगा गुजरात के गरुड़ेश्वर में। यहाँ 3D और 7D डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्राइबल मूवमेंट्स को 3 अलग-अलग फेज में दर्शाया जाएगा, जिनमें शामिल हैं 1857 से पहले के आंदोलन, दूसरे 1857 से लेकर 1900 तक के आंदोलन और तीसरे 20th सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर 1947 तक के आंदोलन। अब हम जरा सभी आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स पर थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। रांची में जो म्यूजियम बनाया जा रहा है वो डेडिकेटेड है बिरसा मुंडा जी को। वे झारखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनके पेरेंट्स थे सुगुणा मुंडा और कर्मी हाटू। उन्हें बचपन में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी पड़ी क्योंकि उनके इलाके में मौजूद जो एक लौता स्कूल था वो एक जर्मन मिशनरी स्कूल था और वहां पर नॉन क्रिश्चियंस को एडमिशंस लेने की कोई इजाजत नहीं थी। इसलिए वे बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड बन गए। आगे चलकर हालांकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया। उन्होंने 1890 में अंग्रेज हुकूमत की लैंड पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने मुंडा समुदाय के पारंपरिक खून खट्टी कलेक्टिव लैंड फार्मिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया था और सारी जमीन हड़प ली। अंग्रेजों ने वहां के आदिवासियों का जोर जबरदस्ती मजहब बदला, उनके जंगल जला दिए और ट्राइबल लाइफस्टाइल को बहुत हानि पहुंची। इसलिए इसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ दिए। इसे ही आज मुंडा उलगुलन कहा जाता है। उन्होंने लोगों से टैक्स और रेंट नहीं देने की अपील की। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 2 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है बिरसा मुंडा और उनके आंदोलनकारी साथियों का। दूसरा फोटो है एक महान स्टैचू का जो वर्तमान भारत में झारखंड में मौजूद है। बिरसा मुंडा ने एक नए धार्मिक पंथ की शुरुआत की जिसे बिरसैत कहा गया। कई सारे मुंडा और ओरांव बिरसैत बन गए। ये सभी आदिवासी कबीले थे। उन्होंने 1899 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्हें मार्च 1900 में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे केवल 25 वर्ष के थे। उनके प्रयासों के चलते अंग्रेज हुकूमत को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास करना पड़ा, जिसके बाद कोई भी अंग्रेज अफसर आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दे सकता था। बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को उनकी समाधि पर मनाया जाता है जो कोक्कर रांची में मौजूद है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न ट्राइबल मूवमेंट्स जो हमारे देश में हुए थे
उनके ऊपर एक कलेक्टिव म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात के गरुड़ेश्वर में। ये सभी रिवोल्ट्स इन सभी जनजातियों से संबंधित हैं, जैसे कि मुंडा, हो, संथल, मूरिया, एक्की, मनगढ़, ढांग, नायक, रंपा, अंडमानी, कुर्चिया, खासी, हेराका, कुकी, भील, वारली इत्यादि। इस स्लाइड में आप 4 अलग अलग फोटोज देख सकते हैं विभिन्न ट्राइबल रिवोल्ट्स के। पहला है हो रिवोल्ट, दूसरा है संथल रिवोल्ट, तीसरा है रंपा रिवोल्ट और चौथा है अंडमानीज रिवोल्ट। अगला म्यूजियम डेडिकेट किया जाएगा वीर नारायण सिंह जी को। इनका म्यूजियम रायपुर में स्थापित किया जाएगा। वीर नारायण सिंह एक जमींदारी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो छत्तीसगढ़ के सोनाखान में जमींदारी किया करता था। उन्होंने 1856 में शुरू हुई भयंकर भूखमरी के दौरान लोगों को मृत्यु से बचाया। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, किंतु कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया। उनको 10 दिसंबर 1857 को सजाए मौत दे दी गई। उनकी शहादत लोगों को आज भी प्रेरित करती है। उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 3 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप उनकी ड्राइंग देख सकते हैं। दूसरे फोटो में उनको समर्पित किया गया पोस्टल स्टैंप देख सकते हैं। तीसरे फोटो में आप एक क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हैं जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है और उनके नाम को समर्पित किया गया है। अगला म्यूजियम स्थापित किया जाएगा लंबा सिंगिनी में, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। यह शहीद अल्लूरी सीतारामराजू को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। लोकल गांव वासियों के मदद से अंग्रेजों के हथियार और पैसे लूट लिए गए। अंग्रेज हुकूमत द्वारा लागू किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के कारण बहुत से आदिवासी किसानों की जमीन लूट ली गई थी। इसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्हें अंतिम में पकड़ लिया गया और गोली मारकर शहीद कर दिया गया। क्षेत्रीय जनता में उन्हें मण्यम विरुड्डू की उपाधि देकर अमर बना दिया गया। इस टाइटल का मतलब है हीरो ऑफ द जंगल्स, अर्थात जंगलों का राजा। आप इस स्लाइड में 3 फोटोज देख सकते हैं। आप 2 स्टैचूज देख सकते हैं अल्लूरी सीतारामराजू साहब की, और एक फोटो में आप उनका स्टैंप देख सकते हैं। अगला म्यूजियम बनवाया जाएगा छिंदवाड़ा में, जो समर्पित किया जाएगा शहीद भीमा नायक और तात्या भील को। ये दोनों मध्य प्रदेश के आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स थे। भीमा नायक ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। वे अंग्रेजों से माल लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, इसलिए उन्हें नीमद का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर काला पानी की जेल में कैद कर दिया। तात्या भील मध्य प्रदेश के भील कबीले से ताल्लुक रखते थे। उन्हें सबसे पहली बार 1874 में अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था। उन्हें फिर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करने के लिए एक और बार 1878 में पकड़ लिया गया। कई वर्षों के बाद जो संघर्ष चला, उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें फाइनली पकड़ लिया और 1890 में उन्हें सजाए मौत दे दी गई। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के 3 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला फोटो है तात्या भील का, दूसरा फोटो है भीमा नायक का और तीसरा फोटो है खाजिया नायक का। कोझिकोड में शहीद थलाकल चंदू जी का म्यूजियम बनवाया जाएगा। वे केरल के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वे कुरिचिया जनजाति से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने पाज हस्सी राजा की सेना का नेतृत्व किया था। थलाकल चंदू और उनके साथी सैनिक
एराचन्ना कुंकन ने 1802 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, लेकिन फाइनली उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और एक पेड़ के नीचे शहीद कर दिया। एराचन्ना कुंकन ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग को जारी रखा, लेकिन उन्हें भी पनीचल के इलाके में शहीद कर दिया गया। पाजहसी राजा साहब कोट्टयम के राजघराने के शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोटियोटे युद्ध लड़ा। उन्होंने अंग्रेजों से 5 साल तक जंग की। आखिरकार उन्हें 30 नवंबर 1805 के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध गोलीबारी करते हुए माविल थोट्टू नामक गांव में शहादत हासिल हुई। ये इलाका आज केरल कर्नाटक बॉर्डर के नजदीक है। उन्हें सम्मान के साथ लायन ऑफ केरला बुलाया जाता है, अर्थात केरल का सिम्हा। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 2 फोटोज देख सकते हैं। शहीद थलाकल चंदू साहब की ड्राइंग आप देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप पाजहसी राजा साहब की प्रतिमा देख सकते हैं। अगला म्यूजियम डेडिकेट किया जाएगा रानी गाइडिनलिउ जी को। यह म्यूजियम सेनापति मक्खल शहर में स्थापित किया जाएगा, जो वर्तमान में मणिपुर में मौजूद है। वे 13 वर्ष की आयु में ही हेराक धार्मिक संप्रदाय आंदोलन से जुड़ गई थी। रानी गाइडिनलिउ केवल 14 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी जब उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के पथ पर चलते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब को बुलंद किया। इतनी कम उम्र में ही इतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण उन्हें मणिपुर के लोग देवी चेरचरम दिनलियू का अवतार मानने लगे। 1932 में सिर्फ 16 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। 1937 में नेहरू जी ने उनसे शिलोंग जेल में मुलाकात की। उसी दौरान नेहरू जी ने उनसे वादा किया कि वे आजादी के पश्चात उन्हें जेल से जरूर रिहा करवाएंगे, और ऐसा 1947 में हुआ भी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने आजीवन समाज सेवा में भाग लिया और कई जन कल्याण कार्य किए। उन्हें 1982 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कई सारे फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप उनका एक्चुअल फोटोग्राफ देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप उनकी बहुत बड़ी स्टैचू देख सकते हैं। तीसरे फोटो में आप उनको समर्पित किए गए पोस्टल स्टैम्प्स देख सकते हैं। चौथे फोटो में भारत सरकार के द्वारा निर्मित सिक्के देख सकते हैं। आखिरी म्यूजियम डेडिकेट किया जाएगा शहीद रामजी गोंड को। वे तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे और उनका म्यूजियम स्थापित किया जाएगा हैदराबाद शहर में। उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ ग्यूरिला वॉरफेयर अर्थात छापामार युद्ध के जरिए सदैव लोहा लिया। हैदराबाद के निजाम की हुकूमत 1857 के दौरान अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। अंग्रेज वहां के जंगलों को साफ कर देना चाहते थे, और जब वहां के आदिवासियों ने उन्हें रोका, तब अंग्रेजों ने हजारों लोगों को मार डाला। इसके बाद रामजी गोंड और उनके तमाम आदिवासी साथियों ने निजाम की शाही सेना और अंग्रेज फौज के खिलाफ जंग छेड़ दी। 9 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने उनको और उनके साथियों को पकड़कर बरगद के पेड़ के नीचे शहीद कर दिया। आज यही पेड़ वेईपुरीला मारी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को अंग्रेजों से जंग करने की इंस्पिरेशन इसी घटना से मिली थी। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 2 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में रामजी गोंड की स्टैचू आपको देखने को मिलती है। दूसरे फोटो में आप उनका एक चित्र देख सकते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड टू डिक्लेयर पाइका रिबेलियन, ऑल्सो कॉल्ड एज द खुर्दा अपराइजिंग एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
पाइका विद्रोह, जिसे खुर्दा विद्रोह भी कहा जाता है, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग की गई है। ओडिया भाषा में पाइका का अर्थ होता है फाइटर, अर्थात योद्धा। उनके फाइट करने की पारंपरिक शैली को पाइका अखाड़ा भी कहते हैं। किसी जमाने में ये पाइका योद्धा ओडिशा के गजपति साम्राज्य के अधीन होकर जागीरदारी किया करते थे। ये सभी योद्धा 3 श्रेणियों में विभाजित थे। पहले थे प्रहारी, जो तलवारबाजी में निपुण थे। दूसरे थे बनुआ, जो राइफल बंदूकें चलाने में माहिर थे। और तीसरे थे धेनकिया, जो आर्चरी अर्थात तीरंदाजी करने में बहुत कुशल थे। जब 1803 के सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार हो गई, तो उड़ीसा का खुर्दा राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने इस न्यूली अक्वायर्ड ओडिशा के राज्य में अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया, जैसे कि जबरन मुनाफाखोरी, नमक बनाने पर संपूर्ण प्रतिबंध, पुरानी शाही सिक्कों को बंद कर देना, किसानों की जमीनें हड़प लेना इत्यादि। इससे वहां के स्थानीय शासक राजा मुकुंद देव द्वितीय बहुत गुस्सा हो गए। आखिरकार 1817 आते आते वहां के खोंड और पाइका योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अन्य जानकारी, पाइका विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उन्होंने कई सारे अंग्रेज अफसरों को मार डाला। उन्हें बहुत अधिक मात्रा में नयागढ़, कुजांग और कनिका के राजाओं से समर्थन मिला। यह जंग तकरीबन 3 महीनों तक चली। 1819 आते आते इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1825 में पाइका लीडर बख्शी जगबंधु जी ने सरेंडर कर दिया और वे 1829 तक मरणोपरांत जेल में ही रहे। इस पाइका विद्रोह के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को उड़िया एकता का प्रतीक चिन्ह माना गया। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में बख्शी जगबंधु जी की एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा आप देख सकते हैं। यह प्रतिमा उड़ीसा में है। दूसरे फोटो में जो प्रतिमा है, ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में पाइका रिबेलियन की गैलरी का फोटो देख सकते हैं। ये गैलरी दरअसल हाल ही में उद्घाटन किए गए भुवनेश्वर के म्यूजियम में मौजूद है। दूसरे एक अन्य फोटो में आप भारत का पाइका रिबेलियन वाला पोस्टल स्टैम्प देख सकते हैं। आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट फॉर्मेशन। केंद्र सरकार ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद का निर्माण किया था, वर्तमान सिंगापुर में। उन्होंने स्वयं ही हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ वॉर का दर्जा हासिल कर लिया। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जापानी फौजों के साथ नेगोशिएट किया और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ने के लिए हथियार और अन्य गोला बारूद हासिल किया। इस प्रोविजनल सरकार ने पूरी दुनिया में बसे हुए भारतीय लोगों को मोटिवेट किया कि इस जंग में वे सभी शामिल हो जाएं। उन्हें अंग्रेजों ने 1940 में हाउस अरेस्ट कर लिया था, किंतु वे बहुत सूझबूझ के साथ वहां से अंग्रेज पहरेदारों को चकमा देते हुए जर्मनी फरार हो गए। जर्मनी में उन्हें वहां मौजूद भारतीयों ने जय हिंद का नारा लगाकर सल्यूट किया। नेताजी ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण किया। 1943 को वे जापान चले गए एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज को बहुत जोश से भर दिया और उन्होंने अपना बहुत फेमस नारा दिया, चलो दिल्ली। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में उस प्रोविजनल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट का फोटो देख सकते हैं।
अन्य जानकारी, इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केवल एक्सिस पावर्स ने ही मान्यता प्रदान की थी। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इन सभी देशों के साथ, जिसमें शामिल हैं नाजी जर्मनी, फासी इटली, टोजो जापान, थाईलैंड, बर्मा, क्रोएशिया, मंचुकुओ और द्वितीय फिलीपीन रिपब्लिक। 1943 में आयोजित किए गए ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में आजाद हिंद ने ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में भाग लिया था और इसका प्रतिनिधित्व किया था स्वयं नेताजी बोस ने। उस जमाने में S.A. अय्यर मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पद संभालते थे और लेफ्टिनेंट कर्नल A.C. चैटर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स की हार हो गई और एलाइड पावर्स की गठबंधन सेनाएं जीत गई। अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज को बड़ी निर्दयता के साथ समाप्त कर दिया। माना जाता है कि आजाद हिंद फौज के तकरीबन 26,000 सैनिक शहीद हो गए थे इस जंग के दौरान। फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट स्लाइड में आप आजाद हिंद गवर्नमेंट का फ्लैग देख सकते हैं। आप इसमें अशोक चक्र नहीं पाएंगे, आप इसमें गांधी जी का चरखा पाएंगे। दूसरे फोटो में आजाद हिंद गवर्नमेंट का सिक्का है। इसमें लिखा हुआ है आरजी हुकूमत आजाद हिंद जय हिंद रुपया 1 1943। तीसरे फोटो में आप आजाद हिंद जिंदाबाद का एक स्टैंप देख सकते हैं। ये स्टैंप ऑफिशियल सील थी आजाद हिंद गवर्नमेंट की। चौथे फोटो में आप कुछ बहुत ही खूबसूरत आजाद हिंद गवर्नमेंट के पोस्टल स्टैंप्स देख सकते हैं। पांचवें फोटो में आप इंसिग्निया देख सकते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट का। यह इंसिग्निया दरअसल एक सिंबल हुआ करता था, एक बैज हुआ करता था जो सैनिक अपने बाजू पे लगाया करते थे यूनिफॉर्म धारण करने के दौरान। फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट स्लाइड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडल्स देख सकते हैं जो सैनिकों को दिए जाते थे उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। आप इसमें पहला मेडल देख सकते हैं जिसमें लिखा है आजाद हिंद और ये बहुत ही बड़ा मेडल है। ऐसा माना जाता है कि ये मेडल सबसे ऊंचे दर्जे का था, जैसे कि आज आप देखते हैं भारत में परमवीर चक्र। दूसरे और तीसरे फोटो में आप एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल देख सकते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट का। आप चौथे फोटो में एक बहुत ही खूबसूरत आजाद हिंद बैंक वाला नोट देख सकते हैं। इसमें लिखा है 100 रुपीज और इसमें आजाद हिंद बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आप इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो देख सकते हैं। पांचवा फोटो एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टल स्टैंप का है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की खबर छपी हुई है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बारे में छापा गया है। दूसरे फोटो में आप नेताजी बोस को आजाद हिंद फौज का निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं। तीसरे फोटो में लक्ष्मी सहगल जी के साथ नेताजी बोस को एक ग्रुप फोटो में आप देख सकते हैं। चौथे फोटो में आप हिंदुस्तान टाइम्स की उस जमाने की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें यह छापा गया है कि दिल्ली के लाल किले में आयोजित INA ट्रायल्स की शुरुआत हुई है। अंग्रेजों ने आखिरकार अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नागालैंड और मणिपुर के इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। नेताजी बोस की 1945 में प्लेन क्रैश में संभवतः मृत्यु हो गई। यह खबर बहुत बड़े सदमे के रूप में साबित हुई आजाद हिंद फौज के लिए। उनका मनोबल टूट सा गया। फाइनली आजाद हिंद फौज को 18 अप्रैल 1945 में समाप्त कर दिया गया।
आज का लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जॉइंटली इशू पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द पीटर मैरिट्सबर्ग इंसिडेंट। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से पीटर मैरिट्सबर्ग घटना पर डाक टिकट जारी किया। जून 7 महात्मा गांधी के जीवन काल की उस घटना को याद करता है जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर अंग्रेज लोगों ने फेंक दिया था। 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन में एक नौजवान भारतीय मूल के वकील को वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। बात दरअसल ये थी कि उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक अंग्रेज ने टीसी से ये शिकायत कर दी कि कोई अश्वेत व्यक्ति कैसे गोरे अंग्रेजों के साथ एक ही कंपार्टमेंट में सवार हो सकता है। वहां पुलिस आई और उन्होंने गांधी जी को वैध टिकट होने पर भी वहां से निकाल दिया और उनके साथ हाथापाई भी की। गोरे श्वेत अंग्रेजों की इस नस्ल भेदी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस नाम का चुनाव उनके अखबार इंडियन ओपिनियन की प्रतियोगिता से हुआ था। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन का फोटो देख सकते हैं। अन्य जानकारी, 1993 में इसी घटना की 100वीं वर्षगांठ की याद में साउथ अफ्रीका के महान समाज सेवक डेसमंड टूटू ने गांधी जी की ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई स्टैचू का पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में उद्घाटन किया था। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में विभिन्न मामलों पर तकरीबन 4 बार जेल जाना पड़ा। ये सभी मामले उनके सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई बार अलग अलग मौके पर साउथ अफ्रीका में जबरदस्त नस्ल भेद का विरोध किया। इन मुद्दों में शामिल थे पूर्वी बंधुआ मजदूरों पर जबरन 3 पाउंड का टैक्स लगाना, हिंदू और मुसलमान परंपरा से शादी करने पर अंग्रेज हुकूमत द्वारा बैन लगाना, अश्वेत स्टूडेंट्स को सरकारी जॉब्स नहीं देना इत्यादि। फ्रेंड्स, आपको इस स्लाइड में 4 फोटोज नजर आएंगे। पहले फोटो में आपको 2 स्टैम्प्स दिख रहे हैं जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से जाहिर किए हैं। इसमें एक स्टैम्प पर फोटो है अफ्रीकी लीडर ओलिवर तांबो का और दूसरे स्टैम्प में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का फोटो है। ये दोनों अपने दौर के सबसे महान समाज सेवकों में से एक माने जाते हैं। दूसरे फोटो में आपको 125वीं वर्षगांठ को याद करता हुआ पोस्टल स्टैम्प दिख रहा है। इसमें नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी मौजूद हैं। तीसरे फोटो में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का नाट्य रूपांतरण देखने को मिलता है। चौथी फोटो में आप महात्मा गांधी की एक डबल फेस वाली स्टैचू देख सकते हैं। एक साइड पे हैं नौजवान गांधी और दूसरी साइड पे हैं बुजुर्ग गांधी जी। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में वो ब्रॉन्ज स्टैचू देख सकते हैं जो डेसमंड टूटू साहब ने 1993 में जिसका उद्घाटन किया था। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का होमवर्क आपके सामने मौजूद है। आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं इन सभी पर। न्यूज़पेपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ महात्मा गांधी, महाराजा रंजीत सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, संत रविदास, चाओलुंग सुखफा, किस्सा ख्वानी बाजार मैसेकर, स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि, टीपू सुल्तान, बैटल ऑफ कोरेगांव, स्वामी पुरंदरदास। होमवर्क कंटिन्यूड रहेगा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ मामल्लापुरम, खजुराहो के मंदिर, श्री वेदांता देसिकन, श्री सतगुरु राम सिंह कुक्का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा रवि वर्मा, स्वामी बासवन्ना, महाराजा सूरजमल, मलाबार रिबेलियन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, विलियम जोन्स, बैटल ऑफ गैलीपोली, स्वामी श्रद्धानंद,
मणिलाल डॉक्टर, जोसेफ टिफेंथैलर, विलियम फिंच, मॉन्टगोमरी मार्टिन, कानियान पुरगुंदनार, मार्सिया पोएट्री, महर्षि बद्रायण व्यास, मॉन्यूमेंट्स ऑफ ओरछा, महाराजा दुलीप सिंह, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020, पीएन पणिकर। फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना होमवर्क पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी दबा दीजिए जिससे आपको नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।